जो सीपीसी का मेन पार्ट है किसी भी केस से रिलेटेड, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, एविडेंस हुआ, डॉक्यूमेंट्स का पेश किया जाना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि ये सारी की सारी चीज़ें सीपीसी का एक प्रोसीजर है ना। मीन्स सिविल केस को किस तरह से चलाया जाएगा, कैसे बिना साक्ष्य के, बिना एविडेंस के, क्या कोई एक्ट क्या कोई केस पूरी तरह से चलाया जा सकता है, क्या एविडेंस मैटर करते हैं, एविडेंस में ओरल एविडेंस क्या होते हैं, एग्जामिनेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर प्रॉपर हम जो ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं उसमें वो हर एक चीज़ मेंशन की गई है। अभी हम लोग शायद हम लोग हैं डिस्कवरी वाले पार्ट पर, तो एक मिनट, हम लोगों ने आई थिंक कहाँ तक पढ़ लिया है, मुझे कोई बता पाएगा क्या? थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक ऑर्डर 12 पे थे हम लोग। यस मैम, पर आप ऑर्डर 11 जब पढ़ा रहे थे उस कल बहुत आवाज कट रही थी, तो आप ऑर्डर 11 एक शॉर्ट समराइज ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मैं थोड़ा सा शुरू से तुम लोगों को समराइज कर देती हूँ, है ना। देखिए मेन जो हमारा पार्ट है ऑर्डर 11 का, जैसे कि 10 से हम लेते हैं, 9 में तो हमने 9 तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अपीरियंस के साथ एक्स पार्टी, ये हमेशा याद रखिए। अपीरियंस ऑफ पार्टीज एंड नॉन अपीरियंस प्लस एक्स पार्टी डिसीजन क्या होते हैं और कब उसे डिसमिस किया जा सकता है ना। क्या क्या उसके ग्राउंड्स हो सकते हैं और कब कब उन्हें फिर से आप डिसमिस करवा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, जो भी प्रोसीजर है वो सारा हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर 9 में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा। देन जो ऑर्डर 10 था हमारा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी पूछ लीजिए आप लोग। अर्शिया, ऑर्डर 9 समझ में आ गया था बेटा? यस मैम, ऑर्डर 9 ऑर्डर 10 क्लियर था, बस ऑर्डर 11 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ ठीक है, तो देखिए ऑर्डर 11 जो है वो अपने आप में कैसा है कि वो कई सारी चीजों को एक साथ लेकर बैठा है। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बोल दूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, देन कैसे प्रूव होगा? कैसे मेरे कहने से हो जाएगा ये प्रॉपर्टी मेरी है? मीन्स मुझे क्या चाहिए उसके लिए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मीन्स उस प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मुझे बताने होंगे। अब एक चीज ये होती है, जैसे अभी आगे और हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, देन अब इससे बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोग आई थिंक समझते ही हैं, ये प्रूफ करना किसके ऊपर है? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये चीज। एक मिनट, हाँ, एक अर्जेंट। हाँ, तो यहाँ पर जो मेन चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो अब इसे प्रूफ करने की जिम्मेदारी भी किस पर हुई? किस पर उसका बर्डन आया? मुझ पर आया। अभी मैं कैसे करूंगी? तो मैं उसकी सारी की सारी, डिस्कवरी वाला एक पार्ट था हमारा, एक क्वेश्चनरी वाला था और एक हमारा था इंस्पेक्शन। जो ये तीनों चीजें, अब ये तीनों चीजें क्या करती हैं? जस्टिस में हमें हेल्प करती हैं। जैसे एक डिस्कवरी वाला पार्ट, अब डिस्कवरी के साथ अगर हम ऑर्डर 12 को भी पढ़ें तो ऑर्डर 12 में भी क्या बताया गया है? एडमिशन। अब जैसे मैंने कहा कि ये कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को एडमिट कर लेना, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी फैक्ट से रिलेटेड हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो तीनों चारों ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 11 से लेकर 10 में एग्जामिनेशन है, 11 से लेकर 12, 13, ये सारे उस पार्ट पे हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी वाला जो पार्ट है उसको प्रॉपर, कि आप यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट पेश किया जाना है, कब किया जाना है, कब कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, कब नहीं करेगा, और सबसे खास चीज कि क्या कोर्ट कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इस डेट तक कोर्ट में पेश किया जाए, और उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन है डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ द किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकती है, किसी विटनेस को बुलाया जा सकता है ना। अगर लगता है कि केस चलने के दौरान बीच में कोई नया ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में किसी और गवाह ने डिस्कस किया और हमें लगता है कि उस केस में उस व्यक्ति की गवाही अब मैटर करती है, तो उस डिस्कवरी वाले पार्ट पे हम उसे भी अब यहाँ बुला सकते हैं। तो यहाँ पर
डिस्कवरी वाला जो पार्ट है या जो प्रश्नों से संबंधित है या इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, ये सारे के सारे हमारे केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जस्टिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर 11 जो आपका है, ऑर्डर 11, 12 और 13, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारी चीजों के बारे में बात करता है जो कि हमारे लिए जस्टिस के लिए या केस को, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसे क्लियर करने में, उसके फैक्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो हमें विटनेस चाहिए, पार्टीज की गवाही चाहिए, या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स अगर वहां पर दिए जाएंगे, सामने रखे जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ मेरे कह देने से कोई प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो जाती है, मुझे यहाँ प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो क्या यहाँ पर मैं 4 विटनेस खड़े कर दूं और बोल दूं कि चलिए आप लोग बताइए कोर्ट को कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? तो क्या उनके कह देने मात्र से, इवन यहाँ पर तो हुआ ना ओरल एग्जामिनेशन, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरल एग्जामिनेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स, जो बोलते हैं ना दस्तावेज, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका 11 है, ऑर्डर 11, ये इसी चीज से रिलेटेड है। साथ ही साथ जब हम किसी का एग्जामिनेशन लेते हैं तो उस एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस किस किस को दिए जा सकते हैं। तो हमने जैसे कल देखा था कि बॉडीज को दे सकते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेशन है उसे दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें वो हैं जो कि डिस्कवरी में, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी मींस प्रकटीकरण। प्रकटीकरण का मतलब यहाँ होगा वो सारे फैक्ट्स को सामने लाना जो कि उस केस या उस डिस्प्यूट्स को क्लियर करते हैं और जस्टिस में हेल्प करते हैं। चाहे वो क्वेश्चन एनालिसिस हम बना लें उसके थ्रू, चाहे हम डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करवाएं, चाहे इंस्पेक्शन हो। इंस्पेक्शन की भी मैंने कई बार एग्जाम्पल दिए हैं कि मैंने अगर कहा कि भाई मेरी इस प्रॉपर्टी पे किसी और ने पोजीशन ले लिया है। अब कई बार होता है कि लोग किसी और को फंसाने के लिए, किसी और को परेशान करने के लिए इस तरह के झूठे केस भी लगाते हैं। अब सामने वाला बोलता है कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, कहीं से कहीं तक मान लीजिए प्रतिवादी आ जाता है, कोर्ट में अपीयर होता है, बोलता है कि नहीं आप जाकर देख लीजिए, किसी तरह का कोई पोजीशन मेरे द्वारा नहीं लिया गया है। तो अब यहाँ रिक्वायर अगर होगा तो क्या होगा, उस प्लेस का इंस्पेक्शन करवाया जाएगा, फिर रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन पर्टिकुलर कुछ पार्ट पर। अब जैसे एक मैंने कहा था कि जनरल प्लीडिंग जब होता है, जनरल प्लीडिंग में आपका प्लेंटिफ की तरफ से लगाया गया दावा और डिपेंडेंट की तरफ से दिया गया WS, दोनों इंक्लूड होते हैं। अब उसमें जो प्लेंटिफ है, सॉरी डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट उनमें से कितने पार्ट को जो उस दावे में लगाए गए हैं, जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं या जो भी डिस्प्यूट्स मैटर उसमें बताया गया है, फैक्ट्स बताए गए हैं, उनमें से कितनी चीजों को एक्सेप्ट करता है, कितनों को नहीं करता है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमें डिस्कवरी में हेल्प करती हैं, है ना। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी मेन ऑब्जेक्ट्स हैं इन तीनों चीजों के, जो कि हमारे ऑर्डर 11 में बताए गए हैं, वो यही है कि कैसे भी हम उस सारे मतलब उस सच तक पहुंच सके। देखो कल हम, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ी थी, है ना। किसी को याद हो अगर तो जूरिस्प्रूडेंस में हमने रियलिस्टिक थ्योरी पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि क्या जजेस लॉ बनाते हैं या लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि किसी के सामने सिर्फ कुछ फैक्ट्स रख दिए जाए, तो क्या जजेस भगवान तो नहीं हो जाएंगे कि वो ये समझ लें, क्योंकि वो जज हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन फैक्ट्स को एक बार रीड कर ले और ये समझ ले कि हाँ कौन सही है और कौन गलत। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब जबकि अब हम, उन्होंने क्या बोला है, हमने उनको लॉ मेकर भी मान लिया, हमने उन्हें सुप्रीम भी मान लिया, हमने उन्हें बहुत बड़ी अथॉरिटी भी मान लिया, बट स्टिल अब उन्हें प्रॉपर अगर जजमेंट देना है और अगर उन्हें किसी चीज के डिसीजन तक जाना है, निर्णय तक पहुंचना है, तो उस निर्णय के लिए जरूरी है कि वो सारे फैक्ट से रिलेटेड हर एक चीज उनके सामने आए जो कि उस सब्जेक्ट मैटर से या उस डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और उसी को हेल्प करता है आपका ऑर्डर 11। क्लियर? प्रोसीजर हम लोग देख चुके थे, है ना। किस किस को दिया जा सकता है भाई, तो कॉर्पोरेशन को दिया जा सकता है, बॉडी ऑफ पर्सन को, नॉर्मली पर्संस को। फिर किसके थ्रू होगा, अगेंस्ट होम डिस्कवरी में भी ऑर्डर, एन एप्रोप्रिएट कोर्ट कैन ऑर्डर ऑफ एनी पार्टी ऑफ द सूट टू dispose of the documents which are in its power of possession to the asking party, है ना। कंडीशंस क्या होंगी, तो आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब एडमिशन जो होता है वो होता है किसी भी चीज को, चाहे वो फैक्ट्स हो,
चाहे किसी नोटिस के बारे में हो। अब जैसे मैंने कहा कि भाई कोर्ट ने मुझसे पूछा कि इस डेट को आपको इस तरह का नोटिस भेजा गया था, क्या आपको वो मिल चुका था, और अगर वो मिल चुका था तो उसके बाद भी आप कोर्ट में अपीयर क्यों नहीं हुए। अगर मैं डिनाई करती हूँ तो वो मेरा डिनायल माना जाएगा, और अगर मैं उससे मान लेती हूँ कि हाँ उस डेट को मुझे इस तरह का नोटिस मिल चुका था, पर किसी कारणवश या पर्टिकुलर कोई भी आपने ऐसा रीजन दिया जिस कारण से आपने यहाँ एडमिट तो किया कि आपको नोटिस मिला, पर आप पर्टिकुलर कुछ रीजन के कारण अपीयर नहीं हो पाए, है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो है, इसमें केस भी है, आप लोग देख लीजिएगा। द राइट टू ऑब्टेन डिस्कवरी ऑफ एन advisory document is very wide one, and it's not limited merely to those documents which may be held to the admission in evidence when the suit is unmerely tried। जब हम किसी पर्टिकुलर, यहाँ पर अभी 13 में और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से किसे तो एक्सेप्ट किया जाए और किसे नहीं किया जाए। तो यहाँ एडमिशन वाला जो पार्ट है वो क्लियरली हमें बताता है कि पर्टिकुलर जब हम किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये समवेयर डिनायल हो सकता है, कब, जबकि वो डॉक्यूमेंट उस केस से कहीं भी रिलेवेंट नहीं हो, सुसंगत नहीं हो। अगर वो रिलेवेंट है देन उसे कोर्ट में पेश किया ही जाना होगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एडमिसिबिलिटी है वो फैक्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, नोटिस से रिलेटेड हो सकती है, पर्टिकुलर प्लीडिंग से रिलेटेड हो सकती है, और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकती है। कि जैसे मैंने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट जब आप पेश करते हैं तो उसका सही होने के लिए भी उससे रिलेटेड ओरल एग्जामिनेशन, बोला था ना मैंने आपको, बताया था अगर याद हो तो, कि डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट किया जाता है चीफ में, तो उस चीफ में जो पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी इसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हम पेश कर चुके होते हैं ऑलरेडी पहले ही, बट जब ओरल एग्जामिनेशन होता है प्लेंटिफ का ही अगर होता है तो उस टाइम पर उसको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लेकर आने होते हैं, और उन सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर उसका उन्हें एग्जिबिट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या ये ओरिजिनल है। उस टाइम पर उसका जो स्वीकार होती है, जो उसका एडमिशन है, वो बहुत मैटर करता है। हर एक डॉक्यूमेंट पर कोर्ट का सील होता है, साइन होता है, और उसके साथ उसे ये, अगर उनमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट को लगता है कि वो मिसिंग है, तो उसके लिए कोर्ट किसी भी समय पर, वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स कब पेश किए जाते हैं, जब आपके इश्यूज बनाए जाते हैं, और इश्यूज बनाने के समय पर सारे वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाने चाहिए, चाहे फोटोकॉपी आप देंगे जो कि उस केस से रिलेटेड है। बाय चांस कोई पार्ट मिसिंग है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो देखिए यहाँ पर एक केस है, इसे याद रखिएगा। It is lawful for the court under order 11 rule 14 civil CPC में at any time during the pendency of any suit to order the production of documents। The words at any time are very significant and important। अब जब at any time हमें ये पता है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कि आपका जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हैं उसके पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के सामने रख दें, चाहे आप फोटोकॉपी रखें कि हाँ इस केस से रिलेटेड इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब मैंने कहा कि एग्जामिनेशन के टाइम पर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हुआ जिसमें कुछ नए डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलता है कोर्ट को, तो अभी यहाँ कोर्ट एट एनी टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर अब कोर्ट को लगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट भी आप पेश करिए तो वो आपको पेश करने होंगे। ठीक है, एडमिशन हम लोग शायद इतना पढ़ चुके थे। देखिए काइंड्स ऑफ एडमिशन, by agreement, actual admission, oral or by documents, the expression or implied admission and from the pleading or by non-travelers by agreement। Clear? किसी भी तरह का एडमिशन किन किन चीजों से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, नोटिस से रिलेटेड, प्लीडिंग से रिलेटेड, प्लीडिंग के साथ किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड, और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर 12 में, ऑर्डर 12 का जो आपका है उसमें किसी नोटिस से रिलेटेड। एक है आपका किसी नोटिस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एक है सिर्फ नोटिस। तो यहाँ पर ये जितनी भी तरह के एडमिशंस हैं ये किस किस तरह से मान्य होंगे, बाय एग्रीमेंट और बाय नोटिस, एक्चुअल एडमिशन, ओरल और बाय डॉक्यूमेंट्स। अब ओरली डेफिनेटली कोर्ट में अगर आप अपीयर हैं और आप कोर्ट में खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट्स मेरा है या मेरा इसके नाम है या इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या एग्रीमेंट हुआ है, और
द एक्सप्रेशन और इम्प्लाइड एडमिशन और फ्रॉम द प्रीडिंग और बाय नॉन ट्रेवलर्स बाय एग्रीमेंट, इन सभी तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो स्वीकार उक्तियां होती हैं वो मान्य होती हैं जो एडमिशन होता है। अब कैसा होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा हॉस्टाइल विटनेस के बारे में, सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? यस मैम, सुना है। मुझे बताओगे प्लीज? मैम जो विटनेस पहले मतलब कोर्ट में जाकर के, कोई भी बोल लो। मैम जो विटनेस अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं वो हॉस्टाइल विटनेस होते हैं। यस मैम। यस, है ना, जो कि आपने एक बार तो कहा कि ये चीज आपकी है, ठीक, अब आपने एक बार तो मान लिया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपका है, या आपने किसी चीज को लेकर एडमिशन कर लिया कि हाँ ये चीज एक्सेप्टेड है, बट समटाइम्स कुछ दिनों के बाद फिर से गवाही में आपने जाकर उस चीज को, उस पर्टिकुलर बयान को ही बदल दिया, उस कमेंट को ही चेंज कर दिया, आपके स्टेटमेंट से पूरी तरह से बदल गए। तो यहाँ पर कई बार इस तरह की चीजें भी होती हैं। अब कुछ प्रूफ कैसे होते हैं, देखिए अब थोड़ा सा एक एविडेंस वाला पार्ट है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें हमारे एविडेंस में कैसी हैं, एकदम ऐसी हैं जो बदल नहीं सकती, है ना, पर कुछ चीजें कैसी हैं कि एक्सेप्ट, जैसे कि होना किसी चीज का रिलेवेंट होना, ठीक, फिर किसी चीज को कोई प्रूफ ऐसा है या कोई एविडेंस ऐसा है जो चीजों को क्लियर तो नहीं करता और ज्यादा उलझा देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो कंक्लूसिव पार्ट है वो कई बार ऐसा होता है कि वो डिलेमा में चला जाता है। तो यहाँ पर एडमिशन एक बार आपने कर लिया है, बहुत उसके लिए आप श्योर हैं, बट कई बार इस तरह की चीजें फिर से बदल जाती हैं। पर इसीलिए माना गया है कि कोई भी एडमिशन कंक्लूसिव नहीं है कि आप उसके आधार पर अंतिम निर्णय देंगे, है ना। जैसे द एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि कई बार चीजें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, कई बार हो सकता है आपका एडमिशन किसी गलत तरीके से हुआ हो, और कई बार एडमिशन कैन बी विथड्रॉन और एक्सप्लेन अवे, इट कैन बी प्रूव रॉन्ग मेनी टाइम्स, इट हैपेंस, है ना। अब अगर इस तरह की चीजें होती हैं, इसीलिए एडमिशन वाला पार्ट है। मैंने बोल दिया स्वीकार होती कई बार इवन एक्यूज, अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्यूज ही चेंज हो सकता है, कई बार विक्टिम भी अपने बयान बदल देते हैं, है ना, जबकि यहाँ पर तो उनके फेवरेबल जो होती हैं चीजें। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये पार्ट है ये कंक्लूसिव नहीं है, इसलिए सिर्फ आप इतना याद रखिए इसमें, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक हम लोग 13 स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेजर पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि एडमिशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एडमिशन इतने तरह का हो सकता है, फैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, फिर आपका जो नोटिस है, नोटिस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो सकता है, प्लीडिंग से रिलेटेड हो सकता है, और एग्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है, और प्रॉपर नोटिस से रिलेटेड हो सकता है। इसमें कुछ केस के नाम लिख लीजिए आप लोग। परिवार सेवा संस्थान वर्सेस श्रीमती वीना कालरा। कई बार ऐसा होता है कि जो एडमिशन किया गया है उसके आधार पर अगर कोई निर्णय दिया गया है, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा इशू है, इशू मीन्स इशू जो कि किसी विवाद से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ उसके बाद अगर किसी पर्सन की प्रॉपर एडमिशन है उसके आधार पर समटाइम्स अगर डिसीजन दिए गए हैं तो ये माना जाएगा कि वो जो एडमिशन था वो कैसा था, प्योर था, है ना, और उसी के आधार पर ये डिसीजन दिया गया है। अब एक और एग्जाम्पल मैं इसमें दूं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी हस्बैंड वाइफ ने, इसका केस का नाम भी लिख लीजिए, अच्छा केस है, श्रीमती प्रांजलि प्रसन्ना वर्सेस प्रसन्ना अंतर राव। आई विल रिपीट, श्रीमती प्रांजलि प्रसन्ना वर्सेस प्रसन्ना राव। ये बहुत अच्छा केस है। देखिए इसमें क्या हुआ कि जहां पर आपने डिवोर्स का केस लगाया, ठीक,
अब दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों ने अपने अपने ऊपर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्रूअल्टी का ग्राउंड लिया। अब अगर मेरे अगेंस्ट ये केस लगाया गया है कि मैं क्रूअल हूं, तो क्या मैं उसे मान लूंगी? डेफिनेटली नहीं। अब दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट लगाया, अब दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट अगर लगाया है तो यहाँ पर दोनों ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर दोनों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है तो क्या यहाँ जो डिग्री होगी वो यहाँ क्रूअल्टी के ग्राउंड पर हो सकती है? दोनों ने ही डिनाई कर दिया। एक ही इसी से रिलेटेड है कि अब अगर यहाँ पर आप डिसीजन देते हैं तो वो डिसीजन क्या जो डिग्री पारित किए जाने के लिए ये माना गया कि जब दोनों ने ही उसे डिनायल कर दिया है तो आप यहाँ क्रूअल्टी के ग्राउंड को कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्रूअल होने के लिए आपको यहाँ पर दोनों ने ही उसे एडमिट नहीं किया है। अब एडमिट ही नहीं है जो चीज, उसे आप या तो प्रूफ करें और वो प्रूफ भी नहीं हुई। अब अगर प्रूफ भी नहीं हुई है तो फिर कोर्ट कैसे मान ली कि प्रूफ हो जाता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से होता, चाहे वो किसी विटनेस के थ्रू होता, चाहे वो किसी और तरीके से होता कि हमारे पास कोई वीडियो क्लिपिंग है जिसमें हमने देख लिया कि हाँ इस तरह की क्रूअल्टी की गई है, तो मान लीजिए कि प्रूफ हुआ। अब अगर ये दोनों चीजें प्रूफ नहीं हुई, ना तो हमारे पास इस तरह का कोई प्रूफ था, ना ही एडमिशन हुआ है, तो क्या यहाँ पर उसका डिग्री का जो मेजर ग्राउंड होगा वो हम क्रूअल्टी मान सकते हैं? नहीं। ये केस का नाम फिर से बोलूं, लिख लिया सभी ने, श्रीमती प्रांजलि प्रसन्ना विंग वर्सेस प्रसन्ना अंतरराव। ठीक है, तो यहाँ आपका ये जो पार्ट है ये 12 तक खत्म होता है। अब है 13। क्या टाइम हुआ है भाई? नया पीपीटी स्टार्ट करते हैं, या फिर आप पहले इसे सिर्फ समझ लीजिए थोड़ा सा, पीपीटी के थ्रू हम लोग कल पढ़ लेंगे क्योंकि इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। मेन चीज है आपके ऑर्डर 13 की, दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना और उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें लौटा देना। एक मिनट, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर 13, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबसे खास चीज। अब प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मीन्स दस्तावेज जो भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें पेश करना, और उसके साथ किन चीजों को आप रख लेंगे, कोर्ट किन चीजों को अपने पास रखेगा और किन चीजों को लौटा देगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी केस से रिलेटेड बिल की डिमांड की गई है, आप उसकी रजिस्ट्री देते हैं, तो क्या वो रेलेवेंट होगा वो डॉक्यूमेंट? नहीं। तो क्या कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। तो यहाँ पर जो ये जो तीनों ऑर्डर्स हैं आपका 11, 12 और 13, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, बिना साक्ष्य के, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जजेस भगवान तो नहीं है जो सिर्फ प्लीडिंग पढ़ के डिसीजन दे दे, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैटर्स इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तभी तो हम कोर्ट में गए हैं, हमें जस्टिस चाहिए, इसीलिए हम कोर्ट में जाते हैं। अब उस चीज को प्रॉपर डिसीजन देना, जज मतलब क्या हुआ? न्यायाधीश। अब न्यायाधीश के लिए सबसे बड़ा बर्डन ये है, सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है कि उन्हें उस पर्टिकुलर केस में न्याय देना है ना। न्याय शब्द अपने आप में काफी है एक जिम्मेदारी के लिए। तो अब यहाँ जिम्मेदारी आती है कि यहाँ पर उस केस के तह तक जाना या प्रॉपर फैक्ट्स के साथ उस डिस्प्यूट को सुलझाना और जस्टिस देने में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं वो है आपके साक्ष्य। साक्ष्य मतलब एविडेंस। एविडेंस मतलब एविडेंस किस तरह के? देखिए, एविडेंस हमेशा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके ओरल मीन्स एग्जामिनेशन, एक होते हैं दस्तावेजी मीन्स डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजी में ही हम शामिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें कि हमारा मेल हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो भी चीजें होती है, जो कि आप एविडेंस एक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो साक्ष्य वाला पार्ट है, जो एविडेंस वाला पार्ट है, वो क्या है? या तो ओरल होगा या दस्तावेजी होगा। अब ओरल में तो चांसेस है कि आपने आज क्या कहा है, हो सकता है 4 साल बाद फिर आपकी गवाही हो, आप कुछ और बोल जाए। बट डॉक्यूमेंट्स वाला जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया हॉस्टाइल विटनेस, है ना, तो यहाँ तो वो भी हो सकता है। पर एक बार जब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कोर्ट में पेश कर दिया जो कि उस केस से रिलेवेंट था, तो अब आप उससे डिनायल नहीं कर सकते ना। अगर आप ये मान ले बाद में ये बोले कि वो तो झूठा है या नकली है, फेक है, तो अब आप उसे प्रूफ करिए, है ना। तो यहाँ पर अगर किसी भी केस को सही उसके निष्कर्ष तक पहुंचना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में उस केस में पुटअप हो। अब ये जो पेश किया जाना है, सबसे खास चीज कि ये कब किए जाए।
तो सबसे पहले जो मेजर जो आपका बेसिक रूल है वो कब है, क्या है, एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। मैंने आप लोग को अगर याद हो तो सबसे पहले हम लोग वाद लगाते हैं, प्लेंटिफ वाद लगाता है, देन WS आता है ना, सामने वाले को नोटिस समन्स जाएगा, समन्स उसे मिल गया तो वो WS पेश करेगा प्रतिवादी। उसके बाद 89 की कार्रवाई के लिए हम लोग अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं और मैं उसी तक का आपको बताऊंगी ताकि आगे आगे साथ साथ आप चलिए और आपको समझ में आए कि सिविल प्रोसीजर होता क्या है। तो अभी आपको इतना समझ आए कि सबसे पहले तो हम नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद भी अगले ने अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम केस फाइल कर देंगे, केस फाइल करेंगे तो फिर सबसे पहले समन्स जाएगा, समन्स जाने के बाद उसे समन्स मिल गया तो ठीक, वो RWS पेश कर देगा, और अगर उसे समन्स नहीं मिला तो ऑर्डर 9 अभी हम सब लोग पढ़ ही चुके हैं, आपको पता है क्या प्रोसीजर होगी नॉन अपीयरेंस को लेकर। अब अभी हम ये मान लेते हैं कि वो अपीयर हो चुका है, अपीयर हुआ, उसने WS दिया, 89 की कार्रवाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सेटलमेंट्स को लेकर कि क्या सेटलमेंट करना है दोनों पार्टीज को, अगर वो केस इस नेचर का है कि उसमें सेटलमेंट किया जा सकता है तो सेटलमेंट किया जाएगा। अब अगर सेटलमेंट नहीं करना है तो बात आ जाती है सेटलमेंट ऑफ इशू की। अब यहाँ कोर्ट इशू बनाता है, इशू बनाने के पहले एट और बिफोर द सेटलमेंट, या तो आप उस समय, क्या होता है इस टाइम पर जब इश्यूज बनाए जाते हैं उस टाइम पर हम एक तो दस्तावेज की लिस्ट देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे, इवन जो एविडेंस है, एविडेंस के साथ सॉरी विटनेस है, एविडेंस और विटनेस उसकी लिस्ट यहाँ पर दी जाती है। तो वो कब दी जाती है, बिफोर एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक, तो यहाँ पर ऑर्डर 13 का रूल 1 जो है वो क्लियर करता है कि आप यहाँ पर डिस्प्यूट्स में जो हमारे इश्यूज बनेंगे उस टाइम पर आप इसे पेश कर देंगे। तो अब पहले क्या था, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट 1976 में अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि अब ऐसा साक्ष्य प्रथम सुनवाई पर या वाद पद, जब वाद पद हिंदी वाले अगर कोई है तो उसमें सुन लीजिए, वाद पद का मतलब ही होता है इशू, इशू मतलब मुद्दे बनाए जाना। अभी 2-3 जब भी आप लोग प्रैक्टिस में जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये स्टेजेस होती हैं अलग अलग और ये प्रोसीडिंग में लिखी जाती है, और प्रोसीडिंग में जब आप पूछने जाते हैं तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका केस किस स्टेज पर है, तो आपको पता होना चाहिए आपका केस किस स्टेज पर है। तो ये एक स्टेज है, आपकी फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है, ये मान लीजिए आपका WS आ गया और उसके बाद 89 के लिए आपने डिनाइल कर दिया और अब नाउ आपको आपका जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड इश्यूज बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर इस समय आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट पेश करना है। इससे रिलेटेड एक केस लिखिए, बच्चे भाई वर्सेस नागपुर यूनिवर्सिटी। फिर एक और केस लिखिए इसमें, MN मधु कुमार वर्सेस राजू, AIR 2001। अब देखिए एक चीज अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि अभी हमने बोला कि सेटलमेंट ऑफ इशू के टाइम पर पेश कर दिया जाए। अब मान लीजिए कि भाई जानबूझकर इंटेंशनली उस डॉक्यूमेंट को पेश नहीं किया गया और बाद में जब पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाना चाहिए बट कोर्ट ने उस चीज की प्रोडक्शन की डिमांड नहीं की है, मतलब कोर्ट ने उसे नहीं मांगा है, उसके बाद अगर कोई दोनों पक्षकार में से कोई भी उसे पेश करना चाहे तो क्या कोर्ट कंसिडर करेगा। तो समवेयर यहाँ ये केस इसी से रिलेटेड है कि जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पर आपको अगर पता था कि ये केस से रिलेटेड है या रेलेवेंट है तो आप उसी समय इसे पेश करिए, अगर उस समय नहीं किया गया है तो यहाँ पर कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जो ये एक इनहेरेंट पावर दिया गया है कोर्ट को कि वो इस तरह का किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोडक्शन के लिए परमिशन देता है, नहीं देता है, एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है। ठीक है, ये वाला हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सीक्वेंस में याद रहे। सभी को पता होगा मैंने कल असाइनमेंट दिए हैं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के असाइनमेंट है 10 तारीख तक का और 12 तारीख तक